नमस्कार, टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। चुनावी साल जब आता है तब राजनीति में रिश्ते बनने बिगड़ने में कोई किसी का पक्का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। आज राजनीतिक गलियारों में रिश्तों का ऊंट किस करवट बैठा, यही बताने के लिए हम फिर से हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, जहां अचानक मराठा आरक्षण की आग धधक उठी। आज महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में मराठा समाज के बंद के दौरान जमकर हिंसा हुई। औरंगाबाद से लेकर उस्मानाबाद तक मराठा समुदाय के लोगों ने सड़क पर जमकर तांडव मचाया। हाईवे पर गाड़ियां फूंक दी गई। औरंगाबाद में तो कई गाड़ियां आंदोलनकारियों के गुस्से का शिकार हुई। औरंगाबाद की सड़कों पर धुएं का गुबार उठता दिखा। मराठा क्रांति मोर्चा के बैनर तले बंद का ऐलान किया गया था। बंद के दौरान सड़क पर गाड़ियां निकली तो उसे रोका गया और फिर उसमें तोड़फोड़ की गई। गाड़ियों को सड़क पर पलट दिया गया और तो और बसों को आग के हवाले भी कर दिया गया। मराठवाड़ा रीजन में मराठा क्रांति मोर्चा ने ज्यादा कोहराम मचाया। सड़क पर हजारों की तादाद में उतरकर प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक दिया। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरक्षण देने की मांग की। बंद की वजह से औरंगाबाद शहर में सन्नाटा पसरा दिखा। दुकानों के शटर गिरे रहे और बाजार सूने पड़े दिखे। कई स्कूल कॉलेज बंद भी रहे। उधर सरकार की आरक्षण नीति के खिलाफ मराठा प्रदर्शनकारियों ने अपने सर मुंडवाकर विरोध भी जताया। दरअसल कल औरंगाबाद में एक आंदोलनकारी की जल समाधि की वजह से आज मराठा आंदोलन ज्यादा हिंसक हो गया। कल आरक्षण की मांग को लेकर काका साहेब नाम के एक युवक ने गोदावरी नदी में छलांग लगा दी थी। उसकी मौत के बाद मराठा आंदोलन हिंसक हो गया। काका साहेब की मौत से मराठा समुदाय इस कदर भड़क गया कि मातम पुरसी के लिए पहुंचे शिवसेना सांसद चंद्रकांत खैरर के साथ हाथापाई पर उतर आए। उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसके बाद सांसद को उल्टे पैर लौटना पड़ा। पूरे मराठवाड़ा में आज आंदोलन का असर दिखा। सबसे ज्यादा हिंसा की घटनाएं औरंगाबाद में दिखी। औरंगाबाद शहर बंद रहा तो वहीं उस्मानाबाद में भी बंद का असर दिखा। हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई। मुंबई गोवा और मुंबई नासिक हाईवे में जाम लगा। मराठा क्रांति समाज ने कल भी बंद बुलाया है। कल मुंबई के करीब तक आंदोलन पहुंच जाएगा। कल ठाणे, नवी मुंबई, रायगढ़ में भी बंद बुलाया गया है। बीजेपी का कहना है कि आंदोलन को मराठा समुदाय के लोगों की आड़ में कांग्रेस एनसीपी हिंसक बना रही है। हाथ में कानून लेने वाले लोग मराठा समाज को आगे करके उनके पीठ पीछे शिकंडी के रूप में जो खड़े हैं, वे सारे के सारे राष्ट्रवादी और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं, जो कानून हाथ में ले रहे हैं और मराठा समाज को बदनाम कर रहे हैं। मराठा समुदाय सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र में 72,000 सरकारी पदों पर भर्तियां होनी हैं और इन नौकरियों में आरक्षण की मांग मराठा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 16% आरक्षण का भरोसा दिया है। पिछली सरकार ने भी 16% आरक्षण का प्रावधान किया था। हालांकि मराठा आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगा रखी है। मराठा समाज की मांग है कि आरक्षण की ऐसी व्यवस्था की जाए जिसे कोर्ट खारिज न कर पाए और आरक्षण की नई व्यवस्था तक नई जॉब पर रोक लगे। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नेता और कार्यकर्ता लोगों में यह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो, ये महाराष्ट्र की सरकार मराठा समाज को आरक्षण नहीं दे रही। महाराष्ट्र की सरकार ने तो मराठा समाज को आरक्षण दे दिया है। ये तो हाईकोर्ट से उसे स्टे मिला है। हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि हाईकोर्ट चले जाओ। अगले साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार मराठा समुदाय की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। दरअसल मराठा समुदाय महाराष्ट्र में एक बड़ी ताकत है। आबादी के लिहाज से देखें तो महाराष्ट्र में मराठा समुदाय 33% है। महाराष्ट्र के 17 सीएम में से 10 मराठा समुदाय के ही रहे हैं। करीब 90% मराठा छोटे या भूमिहीन किसान हैं। राज्य में खुदकुशी करने वाले ज्यादातर किसान मराठा ही हैं। एक दूसरा सच ये है कि राज्य की 50% शैक्षणिक संस्थाओं पर मराठा नेताओं का ही नियंत्रण है। इतना ही नहीं, 200 में से 168 चीनी मिलों में और 70% जिला सहकारी बैंकों पर मराठाओं का ही नियंत्रण है। राजस्थान के अलवर में गो तस्करी के शक में रकबर खान उर्फ अकबर को किसने मारा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि गोरक्षकों की पिटाई से रकबर की मौत हुई, जबकि चश्मदीदों का दावा है कि पुलिस की पिटाई के चलते रकबर की मौत हुई। इस बीच रकबर खान की मौत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पुलिस रकबर को हिरासत में लेकर थाने पहुंची थी। ये तस्वीरें चश्मदीद नवल किशोर ने जारी की हैं, जो खुद रकबर को थाने छोड़कर गए थे। इन तस्वीरों
तस्वीरों में रकबर पुलिस वैन में बैठा दिख रहा है। उसकी आंखें बंद हैं और उसके चेहरे पर बाईं ओर चोट के निशान दिख रहे हैं, लेकिन उसकी हालत गंभीर नहीं लग रही। हालांकि रकबर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कहानी कह रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रकबर के एक हाथ और एक पैर की हड्डी टूटी हुई थी, उसकी पसलियां भी टूटी हुई थी। रकबर के शरीर पर 12 जगह चोट के निशान मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रकबर को अंदरूनी चोटें आई थी, जिससे उसे इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी और वो सदमे में चला गया था। बाद में उसकी मौत हो गई। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर रकबर को किसने मारा। पुलिस सवालों के घेरे में है और लोगों में खासा गुस्सा है। आज मुस्लिम समुदाय ने इस घटना को लेकर प्रदर्शन भी किया। सरकार ने इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश के साथ पीड़ित परिवार को 1 करोड़ 25 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस बीच सूबे के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया आज घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी ली। उन्होंने पुलिस की लापरवाही की बात मानी और भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। इस केस में क्योंकि जो एविडेंस हमने इकट्ठी की है उससे लगता है कि उसकी डेथ कस्टोडियल डेथ के रूप में हुई है, क्योंकि वो हमारे पास ही था। क्योंकि वहां से 300 मीटर दूरी पर जो है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, 300 मीटर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, और इस कारण से ये जुडिशियल इंक्वायरी अपने आप बन गई और इसलिए हमने एसीजीएम को इसके लिए कार्रवाई करने के लिए हमारी तरफ से पुलिस की तरफ से रिपोर्ट दे दी। बात मॉब लिंचिंग पर छिड़े सियासी घमासान की। राजस्थान के अलवर में गोरक्षा के नाम पर अकबर खान और अकबर खान नाम के शख्स की पीट-पीटकर मार डालने की घटना की गूंज आज फिर संसद में सुनाई दी। संसद के दोनों सदनों में अलवर कांड का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष ने सरकार से इसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की। लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं की सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से जांच कराने की मांग की। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान टीएमसी की शांता छेत्री ने लिंचिंग का मुद्दा उठाया और सरकार को निशाने पर लिया। वहीं टीएमसी ने देश में मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं के विरोध में संसद में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लिंचिंग पर विपक्ष के आरोपों का संसद में जवाब दिया और कहा कि सरकार ऐसी घटनाओं को लेकर गंभीर है और इसे रोकने के लिए अगर नए कानून की जरूरत हुई तो सरकार वह भी करेगी। ये है कि गवर्नमेंट वहां पर वो इसको रिस्पांस नहीं दे रही। ठीक है, और मैं ये चाहता हूं कि जो हमारी मांग है, इंस्टेड ऑफ कमिटी जो यहाँ होम सेक्रेटरी के नेतृत्व में करने के बजाय और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के जो कमिटी हो रही, लेट देम डू इट। लेकिन मैं डिमांड करता हूं सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज को आप नियुक्त करो, ये सब घटनाएं इंक्वायरी करो और रिपोर्ट आने दो, और जो भी अपराधी है उसको शिक्षा दो। सड़कों में, गांव में, चाहे वो र्यूमर के आधार पर हो, चाहे वो गौरक्षा के नाम पर हो, चाहे वो चाइल्ड लिफ्टर के नाम पर हो, ये जो स्ट्रीट जस्टिस हो रहा है मॉब के द्वारा, ये चर्चा करना हमारे लिए भी बहुत मर्यादित नहीं होता है। ये नफरत का हाथ पूरे देश में फैल रहा है। नहीं, ये राजवराज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मामला सिर्फ राजस्थान का नहीं है। और ना हाथ बोले नहीं, ये पॉलिटिक्स है। कल ही एक हाई लेवल कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है और ये हाई लेवल कमेटी जब अपनी रिकमेंडेशन देगी, जो कि 4 सप्ताह के अंदर विदिन 4 वीक ये हाई लेवल कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी। उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो हमारी चेयरमैनशिप में बना है, जो कि हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशन पर विचार करने के बाद यह अपना फैसला करेंगे कि लिंचिंग के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाना चाहिए। जो भी प्रभावी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाने को तैयार हैं। उसके लिए यदि कानून भी यदि बनाने की जरूरत होगी तो हम कानून भी बनाने को तैयार हैं। मॉब लिंचिंग पर मचे सियासी घमासान के बीच आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के एक बयान से माहौल और गर्मा गया। अलवर में गो तस्करी के आरोप में हुई अकबर खान की हत्या पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में इंद्रेश कुमार ने कहा कि अगर लोग बीफ खाना बंद कर दें तो देश में मॉब लिंचिंग रुक जाएगी। जिसके दूध से, जिसके गोबर से, जिसके मूत्र से, जिसकी और सांस से सब प्राणी मात्र का हल होता है। उसकी वध नहीं होगा, उसकी रक्षा और सेवा होगी, उसका गोश्त नहीं खाया जाएगा, उसका दूध पिया जाएगा। तो यह जो भारत में और विश्व में शैतान का अपराध बढ़ रहा है, ये सब रोका जा सकता है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंद्रेश कुमार के बयान का समर्थन किया। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इंद्रेश कुमार के बयान को संविधान का मजाक उड़ाने जैसा करार दिया। इंद्रेश जी एक परिपक्व व्यक्ति हैं और मेरी जानकारी में शायद वो एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी चलाते हैं। वो जो कुछ बोले होंगे मैंने देखा सुना नहीं, वो सोच समझ के बोले होंगे। ये जाकर बात नॉर्थ ईस्ट में कहें, होते कौन है ये बोलने वाले? क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है हमारे मुल्क में? क्या कानून नहीं है, अदालत नहीं है, पुलिस नहीं है? आप होते कौन है डराने वाले हमको? अगर मैं कानून का वायलेशन करता हूं तो केस बुक करिए। आप ही कानून अपने हाथ में लेंगे, आप ही पुलिस बन जाएंगे, आप ही अदालत बन जाएंगे, आप ही फैसला सुना देंगे। ये देश चलेगा क्या आरएसएस की आइडियोलॉजी पे चलेगा या कॉन्स्टिट्यूशन पर चलेगा? इसका फैसला करना पड़ेगा। और इंद्रेश कुमार के बयान पर जारी बवाल के बीच बीजेपी नेता विनय कटियार ने भी विवादित बयान दे डाला। कटियार ने कहा, मुस्लिम समुदाय को गाय को छूने से पहले कई बार सोचना चाहिए। ये भी कटु सत्य है कि लोग गाय को बूचर खाने के अंदर ले जाते हैं और वहां उसकी ले जाकर के हत्या करते हैं। ये कटु सत्य है। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। ये नहीं ले जाना चाहिए बूचर खाने के अंदर। और जो हम मुस्लिम समाज बंधुओं से भी निवेदन करना चाहते या जो लोग और भी खाते हैं देश के अंदर, उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम गाय को हाथ मत लगाओ। कटियार के बयान की न सिर्फ विरोधी दलों ने बल्कि बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी निंदा की है। सबसे पहली निंदा जेडीयू ने की। ये सीधा सीधा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और इसीलिए मुसलमान दलित इनके ऊपर टारगेट करते हैं। वो अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, चुनावी स्वार्थ के लिए देश की सामाजिक एकता और अखंडता को ही बिगाड़ रहे हैं। नहीं, ये सब बयान उत्तेजनात्मक हैं, चुनाव को ध्यान में रख करके दिए जाते हैं और सुर्खियों में बने रहने के लिए दिए जाते हैं। मुस्लिम ही बीफ खाते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। मॉब लिंचिंग पर विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है और सरकार इस पर कानून बनाने की बात कर रही है, लेकिन ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अलवर कांड के बीच राजस्थान के 3 और जिलों में मॉब लिंचिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर कोटा की है, जहां गो तस्करी के आरोप में हैंगिंग ब्रिज टोल बूथ के कर्मचारियों ने गाय खरीद कर ले जा रहे एमपी के देवास निवासी एक शख्स की बुरी तरह पिटाई कर दी। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया। दूसरी तस्वीर बाड़मेर की है, जहां एक दलित युवक को मुस्लिम लड़की से प्यार करने की सजा मिली। भीड़ ने इस युवक को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। तीसरी तस्वीर उदयपुर की है, जहां चोरी के शक में भीड़ ने 2 युवकों को पकड़ लिया और बुरी तरह पिटाई कर दी। ये तीनों ही तस्वीरें राजस्थान की है, जहां अलवर कांड को लेकर सरकार पहले से ही निशाने पर है। हालांकि मॉब लिंचिंग की तस्वीरें देश के दूसरे हिस्सों से भी सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने 4 महिलाओं को पकड़ लिया और उन्हें बुरी तरह न सिर्फ पीटा बल्कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए। दूसरी तस्वीर दिल्ली से सटे गाजियाबाद की है, जहां एक मुस्लिम युवक को हिंदू लड़की से शादी करना भारी पड़ गया। शादी का रजिस्ट्रेशन कराने गए इस युवक को भीड़ ने पकड़ लिया और बुरी तरह पिटाई कर दी। 2019 के मद्देनजर एनडीए में क्या चल रहा है और महागठबंधन के लिए मायावती ने क्या पत्ता फेंका, वो भी दिखाएंगे। लेकिन पहले राजनीतिक गलियारों की कुछ और हलचल। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीबीएसई को पत्र लिखकर नीट परीक्षा में शामिल 2 लाख छात्र छात्राओं का डेटा लीक होने पर अपनी चिंता जताई है और जांच की मांग की है। भागलपुर में चुनावी तैयारियों को लेकर हुई बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। कांग्रेस के बिहार प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर की मौजूदगी में ये हंगामा हुआ। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर वाईएसआर कांग्रेस ने पूरे राज्य में बंद रखा और प्रदर्शन किया। वाईएसआर कांग्रेस ने टीडीपी सांसदों को इस्तीफा देने की चुनौती भी दी है। देश की राजधानी दिल्ली में ऑटो का सफर महंगा हो सकता है। केजरीवाल सरकार ने ऑटो किराए में 30% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है।
अब बात अपनी ही सरकार से नाराज एनडीए के दलित सांसदों की। कल केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान के घर पर बीजेपी और सहयोगी दलों के दलित आदिवासी सांसदों की बैठक हुई। बैठक में एनजीटी के चेयरमैन पद पर रिटायर्ड जस्टिस ए.के. गोयल की नियुक्ति पर नाराजगी जाहिर की गई। सांसदों ने कहा कि जिन जस्टिस गोयल ने SC/ST एक्ट को कमजोर करने का फैसला सुनाया, उन्हें एनजीटी का चेयरमैन बनाने से दलित समुदाय में काफी गुस्सा है, इसलिए उन्हें पद से हटाया जाए। एनडीए के सांसदों ने कहा SC/ST एक्ट कर अध्यादेश लाना चाहिए ताकि 9 अगस्त को होने वाले देशव्यापी दलित आंदोलन को रोका जा सके। जिस व्यक्ति ने उस कानून को दंधीन किया, उस कानून को कमजोर किया, उसको सम्मानित करने के लिए आप एनजीटी का आप चेयरमैन बना देते हैं। इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी ये मांग करती है कि जल्द से जल्द रिटायर्ड जज गोयल साहब को एनजीटी के चेयरमैन पद से उनको बर्खास्त किया जाए। अब बात बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन पर मायावती के बड़े बयान की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पीएम फेस घोषित करने के लिए चल रहे घमासान के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि हमें केंद्र में मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार चाहिए। गठबंधन से पहले मायावती ने तो कांग्रेस को खुलेआम चेतावनी तक दे डाली। मायावती ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा और हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ तभी गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी जब हमारी पार्टी को यह सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। वैसे इन तीनों ही प्रदेशों में हमारी पार्टी सभी सीटों पर पूरी मजबूती के साथ अकेले अपने बलबूते पर ही यह चुनाव लड़ने की तैयारी में पूरे जी जान से लगी हुई है। अब बात अमर सिंह की। बड़े दिनों बाद अमर सिंह को लेकर एक बड़ी खबर आई। समाजवादी पार्टी से निष्कासित अमर सिंह अब नया सियासी ठिकाना तलाशने में जुट गए हैं। कल राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ये अटकलें लगने लगी कि अमर सिंह बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। जब इंडिया न्यूज ने अमर सिंह से बात की तो उन्होंने योगी से निजी संबंधों का हवाला दिया। योगी और पीएम मोदी से लेकर बीजेपी की तारीफ की, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर इतना भर कहा कि अभी इस पर क्यों बोलूं। कहेंगे लोगों का सामना करें। उत्तर प्रदेश का रहने वाला मुख्यमंत्री आज है, ईश्वर करे लंबे समय तक रहे। मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी संबंध था, मुख्यमंत्री हैं तब भी वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आग भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। मैं तो साल में जब से मुख्यमंत्री बने पहली बार मिला। समाजवादी पार्टी का विरोधी मैं भी वो भी है, वैचारिक समानता है, तो मुझे एक साल बाद नहीं बल्कि बहुत पहले मिलना चाहिए था और बार बार मिलना चाहिए था। बीजेपी आपको लगता है कि अच्छी पार्टी है? बीजेपी में योगी और मोदी ऐसे लोग हैं जो बेईमान और भ्रष्टाचारी नहीं है। पूरे देश में जो धनाढ़ लोग हैं, धन पशु हैं, वो इनको बुरा मानते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमर सिंह जो हैं जल्द ही जो है बीजेपी को गले लगा सकते हैं। अच्छा, ये कौन लोग हैं? और जब तक ऐसा कोई बीजेपी का जिम्मेदार व्यक्ति नहीं कहता है सब, तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने। इस पर कुछ बातचीत हुई क्या? मुझे समझ में नहीं आता कि इस विषय पर मैं कोई टिप्पणी या कोई बात क्यों करूँ, क्योंकि मुझे राजनीति में रहते हुए 2.5 दशकों से ज्यादा समय में बिता चुका हूँ, तो कम से कम मुझे ये मालूम है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। देश में गाय पर खून खराबा हो रहा है और विदेश में मोदी किसके लिए गाय लेकर गए ये भी दिखाएंगे, लेकिन अभी देखते हैं कुछ और अहम खबरें। टीम इंडिया के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी झारखंड में टैक्स चुकाने वालों में टॉप पर हैं। धोनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में 12.17 करोड़ का रिटर्न जमा किया है। झारखंड के जमशेदपुर में एक निजी अस्पताल पर मरीज को बंधक बनाने का आरोप लगा है। अस्पताल ने 5 लाख से ज्यादा बिल बना दिया, लेकिन मरीज चुका नहीं पा रहा है। वाराणसी के चिरई गांव में बेटियों ने अपनी मां की अर्थी को कंधा देकर मिसाल पेश की। समाज के कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन बेटियों ने हिम्मत दिखाई। हैदराबाद में शादी में अश्लील डांस करवाना दूल्हे को भारी पड़ गया। अश्लील डांस की सूचना मिलने पर पुलिस ने दूल्हे और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया।
मुंबई के वर्सोवा में करोड़ों की जगुआर कार पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि नशे में धुत कार चालक ने लोगों को रौंद डाला, जिसके बाद भीड़ ने आरोपी शख्स की जमकर धुनाई की। गाजियाबाद में बदमाशों ने लाखों की लूट के बाद कारोबारी को गोली मार दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा थाना इरादत नगर के गांव डाटकी में गैस सिलेंडर फटा। गैस सिलेंडर फटने से 5 लोगों की मौत हो गई। मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने ट्रेन में से 6 किलो सोने के बिस्किट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद सोने की कीमत करीब 1.80 करोड़ बताई जा रही है। गुजरात के अमरेली में 3 शेरों ने एक आदमी पर हमला बोल दिया, लेकिन कुत्ते ने अपनी जान पर खेलकर अपने मालिक की जान बचा ली। बात करते हैं 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर निकले पीएम मोदी की। इस यात्रा के पहले पड़ाव के तहत पीएम मोदी आज पहले रवांडा पहुंचे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला रवांडा दौरा है। पीएम मोदी ने रवांडा सरकार को 200 गायें गिफ्ट की। विश्व राजनीति में भारत सरकार के इस फैसले की चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं पीएम मोदी ने रवांडा को आखिर तोहफे में गायें क्यों दी। दरअसल पीएम मोदी के इस फैसले के पीछे रवांडा सरकार की ओर से चलाई जा रही गिरिंका योजना है। गिरिंका गरीबी उन्मूलन के लिए रवांडा सरकार का एक अहम कार्यक्रम है। इसका मकसद एक गरीब परिवार को एक गाय, मतलब हर गरीब परिवार को एक गाय देकर उन्हें सामर्थ्यवान बनाना और उससे कुपोषण से बचाना है। रवांडा की सरकार ने यह कार्यक्रम 2006 में शुरू किया था। वहाँ की सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत करीब 3.5 लाख परिवारों को फायदा पहुँचाया गया है। इस योजना के जरिए डेयरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना भी एक मकसद है। इसलिए गिरिंका योजना से प्रभावित होकर पीएम मोदी ने रवांडा सरकार को 200 गायें गिफ्ट में दी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह में बच्चियों के यौन शोषण मामले में सियासी बवाल आ गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरे हुए है। आज बिहार में दिन भर सियासी बयानबाजी का दौर जारी रहा। विधानसभा में आरजेडी ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया, तो वहीं लोकसभा में आज दूसरे दिन भी इस मामले की गूंज सुनाई दी। विपक्ष लगातार पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने मुजफ्फरपुर कांड की सीबीआई जांच की मांग की। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार सरकार चाहे तो केंद्र सीबीआई जांच कराने पर विचार करेगी। वहीं बिहार के डीजीपी केएस द्विवेदी ने बताया कि इस केस में 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही किसी भी लड़के की हत्या की पुष्टि नहीं हुई है। मुंबई में हर साल की तरह इस मानसून की बारिश ने बीएमसी की पोल खोलकर रख दी है। जो काम बीएमसी को करना चाहिए वो अब जनता कर रही है। बारिश का पानी भरा होने की वजह से सड़क पर गड्ढे नजर नहीं आते, जिसके चलते लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। इन गड्ढों की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। लिहाजा अब 2 नौजवान खुद इन गड्ढों को भरने का बीड़ा उठाया है। इरफान मच्छीवाला और मुश्ताक अंसारी रोज शहर के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बने गड्ढों को भरते हैं। ये दोनों लोग अपना काम खत्म होने के बाद शाम को गड्ढे भरने में जुट जाते हैं। देश भर में बारिश का कहर जारी है, लेकिन कुदरत के कहर की जो तस्वीरें हिमाचल के सोलन से आई हैं, वो दिल दहला देने वाली हैं। सोमवार सुबह से ही मूसलाधार बारिश के बाद जहां भराड़ी घाट के पास एक गांव में बादल फटा और फिर आसमान से ऐसा सैलाब आया कि पास के नाले में बाढ़ आ गई। तेज बहाव के साथ मलबे ने सड़क किनारे खड़ी 4 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। ये गाड़ियां पूरी तरह मलबे में दफन हो गई। राहत की बात यह है कि इन कारों में कोई सवार नहीं था। पुलिस के पहुंचने के बाद रेस्क्यू शुरू किया गया और गाड़ियों को बाहर निकाला गया। तबाही का सैलाब सिर्फ हिमाचल में ही नहीं देखने को मिला, उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में भी बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। राजस्थान में बारिश से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जयपुर में आज तड़के हुई बारिश से कई इलाके नदी नाले में तब्दील हो गए। नाले में बाइक सवार युवक बहने लगा, लेकिन लोगों ने उसे बचा लिया। 12 में तो हॉस्टल में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे छात्रों की पढ़ाई के साथ साथ रहने की मुसीबत बढ़ गई। पूरा छात्रावास किसी तरह टापू की तरह नजर आ रहा था। वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने लगातार 3 दिन भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने अधिकारियों को किसी भी आपदा से निपटने का निर्देश दिया है।
अब बात दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल की। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार यूपी सरकार ने ताजमहल के संरक्षण को लेकर विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। पिछली सुनवाई में नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ताजमहल का संरक्षण नहीं कर सकते तो उसे ध्वस्त कर दो। इसके बाद योगी सरकार ने ताजमहल को सुरक्षित करने के लिए 250 पन्नों का विजन डॉक्यूमेंट दाखिल किया। विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि आगरा में ताजमहल के आसपास प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां बंद होंगी। यमुना के रियर बेल्ट पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं होगा। ताजमहल के आसपास का पूरा इलाका नो प्लास्टिक जोन घोषित किया जाएगा। ताजमहल और इसके आसपास बोतल बंद पानी, कोल्ड ड्रिंक की बिक्री पर रोक लगेगी। ताजमहल को टूरिज्म हब बनाने की बात भी विजन डॉक्यूमेंट में कही गई है। यमुना रिवर फ्रंट के साथ पदयात्रियों के लिए अलग से सड़क भी बनेगी। और अब एक ऐसी तस्वीर जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हम किस सदी में जी रहे हैं। वीडियो में कुछ गुंडे मिलकर एक लड़की को जंगल में खींचकर ले जा रहे हैं। उसके साथी को पीट रहे हैं। बदमाश लड़की के चीर हरण की कोशिश कर रहे हैं। लड़की चिल्ला कर कह रही है कि चिल्ला रही है और मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन इस सुनसान जगह में उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। सरेआम एक लड़की के साथ छेड़खानी की तस्वीरें झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र की है, जब बीते 12 जुलाई की सुबह करीब 10 बजे ये घटना हुई, जब एक दो नहीं बल्कि 6 लड़कों ने दिन दहाड़े एक लड़की का सरेआम चीरहरण करने की कोशिश की। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने उन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। इस लड़की को बहला फुसलाकर ले गए थे। बाकी आरोपियों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा है। 6 लड़के थे को मार रहे थे और 2 लड़के खींच के ले जा रहे थे कि हम इसके साथ कुछ करेंगे। एक नाबालिग खिलाड़ी जो कोच पर भरोसा करती थी, उसी कोच ने उसके भरोसे के साथ खिलवाड़ किया। ये कहानी हरियाणा के रेवाड़ी की है, जहां की एक नाबालिग वॉलीबॉल खिलाड़ी ने अपने कोच गौरव देशवाल पर 2.5 साल तक यौन शोषण का आरोप लगाया है। खिलाड़ी का आरोप है कि कोच ने गुड़गांव, रोहतक और दूसरी जगहों पर उसके साथ रेप किया और जान से मारने की धमकी दी। खिलाड़ी की शिकायत के बाद कोच पर पॉक्सो एक्ट और दूसरी धाराओं में केस दर्ज हो गया है। हालांकि आरोपी कोच की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है।